नमस्कार। आज हमारे सामने रेल मंत्रालय का जारी किया हुआ एक दस्तावेज है, रेल सेवा पेंशन नियम 2026। अब सुनने में ये बहुत सरकारी और शायद थोड़ा सूखा लग सकता है, लेकिन असल में ये लाखों रेल कर्मचारियों की जिंदगी का नक्शा है। ये बताता है कि दशकों की मेहनत के बाद उनकी शाम कैसी होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि एक वादा है। और आज हम इसी वादे की शर्तों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसे थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए हम एक काल्पनिक रेल कर्मचारी की कहानी के जरिए से समझते हैं। बढ़िया विचार है। मान लेते हैं एक शर्मा जी हैं। उन्होंने 1995 में रेलवे ज्वाइन किया था और अब वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत शर्मा जी के सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। हाँ। कि इन नियमों का उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो शर्मा जी का सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या ये नए नियम मुझ पर लागू होते भी हैं या नहीं। ट्रिब्यून के दफ्तर में एक नया लड़का भी है, वर्मा, जो 2010 में भर्ती हुआ था। हाँ। क्या ये नियम शर्मा जी और वर्मा दोनों के लिए हैं? और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। इन नियमों में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। अच्छा। और वो तारीख है 1 जनवरी 2004। क्योंकि शर्मा जी ने 2004 से पहले ज्वाइन किया था, वो पुरानी पेंशन योजना के तहत आते हैं। ओके। तो ये नियम सीधे सीधे उन पर लागू होते हैं। हाँ। लेकिन वर्मा जो 2004 के बाद आए, वो एनपीएस वाले हो गए। बिल्कुल, वो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के दायरे में है। इसलिए ये नियम उन पर सीधे तौर पर लागू नहीं होते। अच्छा, तो इसका मतलब वर्मा और उनके जैसे लाखों कर्मचारियों के लिए ये नियम बस रद्दी का कागज है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इसमें एक बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा जाल बुना गया है। वो क्या है? नियम कहते हैं कि अगर एनपीएस वाले किसी कर्मचारी के साथ, भगवान न करे, सेवा के दौरान कोई अनहोनी हो जाती है, जैसे वो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तो उनके परिवार के पास एक विकल्प होता है, एक ऑप्शन होता है। हाँ, वो चाहे तो इन पुराने नियमों के तहत अशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो ये एक तरह का बैकअप प्लान है जो मुश्किल घड़ी में काम आता है। ये तो वाकई एक बहुत जरूरी जानकारी है। मुश्किल के समय में सिस्टम उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। जी। चलिए अब वापस शर्मा जी पे आते हैं। वो खुश हैं कि नियम उन पर लागू होते हैं। वो सोचते हैं चलो 30 साल की बेदाग नौकरी की है, अब आराम से पेंशन मिलेगी। एक स्वाभाविक उम्मीद है। लेकिन तभी मुझे इन नियमों में एक ऐसी शर्त दिखती है जो शायद उन्हें चौंका दे। लिखा है कि पेंशन भविष्य में अच्छे आचरण पर निर्भर करेगी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। रिटायरमेंट के बाद अच्छा आचरण, इसका क्या मतलब है? यही वो बात है जो पेंशन को सिर्फ एक देरी से मिलने वाली तनख्वाह से ज्यादा कुछ बनाती है। ये असल में कर्मचारी और सरकार के बीच एक निरंतर चलने वाला नैतिक अनुबंध है। नैतिक अनुबंध? इसका साफ मतलब है कि अगर शर्मा जी रिटायरमेंट के बाद किसी गंभीर अपराध या गंभीर अवचार के दोषी पाए जाते हैं, तो सरकार उनकी पेंशन को रोक सकती है, कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए रोक सकती है, या कम भी कर सकती है। एक मिनट, गंभीर अपराध और गंभीर अवचार, ये तो बहुत गोलमोल शब्द लगते हैं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में कोई पुरानी बात कहने पर भी इसे अवचार माना जा सकता है। क्या नियम इसे साफ करते हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और नियम इस पर काफी स्पष्टता देते हैं। गंभीर अपराध का मतलब है कोई भी ऐसा जुर्म जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आता हो। ओके, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल। और गंभीर अवचार का मतलब है रिटायरमेंट के बाद रेलवे से जुड़ी कोई ऐसी गोपनीय जानकारी उजागर कर देना जिससे देश की सुरक्षा या आम जनता के हितों को नुकसान पहुंचे। अच्छा, तो इसका दायरा बहुत साफ है। ये व्यक्तिगत विचारों से नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। जी। लेकिन मुझे एक और नियम दिख रहा है जो इससे भी ज्यादा सख्त लगता है। इसमें लिखा है कि सरकार पेंशन से वसूली भी कर सकती है। हाँ, नियम 8। मतलब रिटायरमेंट के बाद आपके पैसे काटे जा सकते हैं? ये किन हालात में हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रावधान है। ये कहता है कि अगर रिटायरमेंट के बाद किसी जांच में ये साबित हो जाता है कि शर्मा जी ने अपने सेवा काल के दौरान किसी लापरवाही से रेलवे को कोई वित्तीय नुकसान पहुंचाया था, तो उस नुकसान की भरपाई उनकी पेंशन या ग्रेच्युइटी से की जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जवाबदेही रिटायरमेंट के दिन खत्म नहीं होती। वाह, मतलब आपके काम का असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। जी। चलिए एक और स्थिति देखते हैं। मान लेते हैं शर्मा जी एक वरिष्ठ ग्रुप अधिकारी रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी प्राइवेट लॉजिस्टिक्स कंपनी उन्हें सलाहकार के तौर पर एक बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करती है। क्या वो अगले ही दिन जाकर ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ नियमों में एक कूलिंग ऑफ पीरियड है। कूलिंग ऑफ पीरियड? कोई भी ग्रुप ए का अधिकारी रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर कोई भी कमर्शियल नौकरी करने से पहले सरकार से इजाजत लेने के लिए बाध्य है। ये अनिवार्य है। और सरकार ये इजाजत देते समय क्या देखती है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, ये बहुत गंभीर प्रक्रिया है। सरकार कुछ खास बातों पर गौर करती है। पहला, क्या शर्मा जी अपनी नौकरी के आखिरी 3 सालों में किसी ऐसी संवेदनशील जानकारी के संपर्क में थे जो नई कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचा सकती है? अच्छा, हितों का टकराव। हाँ। दूसरा, क्या हितों का कोई टकराव है?
और सबसे दिलचस्प तीसरा, वो क्या है? क्या जो वेतन और सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं वो बाजार के हिसाब से कहीं ज्यादा हैं? कहीं ज्यादा वेतन? ये तो बहुत ही अनोखा क्लॉज है ना? इसका मतलब सरकार ये भी देख रही है कि कहीं ये नौकरी सेवाकाल में किए गए किसी एहसान का इनाम तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका मकसद यही सुनिश्चित करना है कि कोई अधिकारी अपने पद पर रहते हुए लिए गए फैसलों का फायदा रिटायरमेंट के फौरन बाद न उठा सके। ये तो पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखने का एक बहुत मजबूत तरीका है। बिल्कुल। तो ये तो हुई रिटायरमेंट के बाद की जिम्मेदारियों की बात, लेकिन जो पेंशन इन सब शर्तों का आधार है वो बनती कैसे है? यानी अहर्क सेवा या क्वालिफाइंग सर्विस? हाँ, उसकी नींव। चलिए समझते हैं कि शर्मा जी की नौकरी का कौन सा दिन पेंशन के लिए गिना जाएगा और कौन सा नहीं। ये हर कर्मचारी के लिए सबसे जरूरी सवाल है। क्वालिफाइंग सर्विस का मीटर उस दिन से चालू होता है जिस दिन शर्मा जी ने पहली बार अपना पद संभाला था। चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी, चाहे वो स्थायी हो, स्थानापन्न हो या अस्थायी। लेकिन इसमें एक शर्त है, 18 साल की उम्र से पहले की गई नौकरी इस गिनती में नहीं आती। और शर्मा जी के करियर की शुरुआत में जो 1 साल की ट्रेनिंग हुई थी उसका क्या वो भी गिना जाएगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो ट्रेनिंग किस तरह की थी। नियमों में ट्रेनी और अप्रेंटिस के बीच एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा। अगर वो ग्रुप सी पद के लिए एक अनिवार्य विभागीय ट्रेनिंग थी जिसमें उन्हें वेतन या स्टाइपेंड मिला था तो वो अवधि गिनी जाएगी। लेकिन अगर वो एक अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु के तौर पर थे तो उस अवधि को पेंशन के लिए नहीं गिना जाता। अच्छा, ये तो बहुतों को नहीं पता होगा। अब एक और स्थिति लेते हैं। मान लीजिए शर्मा जी के 30 साल के करियर में एक बार उन्हें 1 साल के लिए सस्पेंड यानी निलंबित कर दिया गया था। उस 1 साल का क्या होगा? निलंबन की अवधि हवा में लटकी रहती है। मतलब? वो तभी गिनी जाएगी जब जांच के बाद शर्मा जी पूरी तरह से बेदाग बरी हो जाएं या ये माना जाए कि उनका निलंबन पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। और अगर उन्हें कोई छोटी मोटी सजा मिलती है तो ये निर्णय लेने वाले अधिकारी पर है कि उस अवधि को गिना जाए या नहीं। और इस्तीफे का क्या असर होता है? मान लीजिए किसी ने 20 साल नौकरी करने के बाद इस्तीफा दे दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। सामान्य इस्तीफा देने से आपकी पिछली पूरी की पूरी सर्विस जब्त हो जाती है। जब्त? हाँ, मतलब पेंशन के लिहाज से वो शून्य हो जाती है। क्या मतलब? अगर किसी ने 25 साल नौकरी की और फिर बिना सही प्रक्रिया के इस्तीफा दे दिया तो उसके वो 25 साल बिल्कुल जीरो हो जाएंगे पेंशन के लिहाज से? जी हाँ। ये तो किसी की पूरी जिंदगी की मेहनत पे पानी फेर सकता है। ये इतना ही गंभीर है, लेकिन इसका एक तोड़ है जिसे तकनीकी इस्तीफा कहते हैं। वो क्या होता है? अगर आपने किसी दूसरी सरकारी नौकरी में जाने के लिए उचित माध्यम से यानी प्रॉपर चैनल से आवेदन किया है और अनुमति लेकर पुरानी नौकरी छोड़ी है तो आपकी पिछली सर्विस जब्त नहीं होती। अच्छा, तो वो नई नौकरी में जुड़ जाती है? हाँ, वो नई नौकरी में जुड़ जाती है। इसीलिए नौकरी बदलते समय सही प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ? तो अब हम समझ गए हैं कि शर्मा जी के पेंशन वाले साल कैसे गिने जाएंगे। मान लेते हैं कि उनकी 33 साल की साफ सुथरी क्वालिफाइंग सर्विस बनती है। हाँ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, उन्हें हर महीने पेंशन मिलेगी कितनी? इसका हिसाब किताब कैसे होता है? हाँ, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। पेंशन की रकम कर्मचारी की परिलब्धियों का 50% होगी। परिलब्धियां यानी एमोल्यूमेंट्स। इसमें क्या क्या आता है? इसमें मूल रूप से आपका बेसिक पे और कुछ खास भत्ते शामिल होते हैं। नियम ये भी कहता है कि या तो रिटायरमेंट के समय की सैलरी का 50% ले लो या पिछले 10 महीनों की औसत सैलरी का 50%, जो भी कर्मचारी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। बिल्कुल। और क्या इसमें कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा भी है? हाँ, बिल्कुल है। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह तय की गई है और अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपए प्रति माह है। ठीक है, ये तो भी मासिक पेंशन की बात। लेकिन रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी मिलती है जिसे ग्रेच्युटी कहते हैं, उसका क्या हिसाब है? ग्रेच्युटी के लिए पहली शर्त है कि कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। ओके। इसका हिसाब थोड़ा अलग है। आपकी सर्विस के हर पूरे 6 महीने के लिए आपको अपने महीने की सैलरी का 1/4 हिस्से के बराबर ग्रेच्युटी मिलती है। और इसकी कोई ऊपरी सीमा है? हाँ, इसकी अधिकतम सीमा 16.5 महीने की सैलरी या 20 लाख रुपए है, जो भी कम हो। और अगर सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो? उस दुखद स्थिति में मृत्यु उपदान यानी डेथ ग्रेच्युटी दी जाती है और उसकी दरें सर्विस की अवधि के हिसाब से काफी ज्यादा होती हैं। कितनी? अगर किसी ने 20 साल से ज्यादा नौकरी की है तो ये 33 महीने के सैलरी तक हो सकती है, ताकि परिवार को एक मजबूत आर्थिक सहारा मिल सके। इन सारे हिसाब किताब और नियमों के बीच इस दस्तावेज में एक हिस्सा ऐसा है जो बहुत ही मानवीय और दिल को छूने वाला लगता है। आप 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, और ये वाकई इन नियमों का सबसे सराहनीय पहलू है। नियम ये मानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खर्चे, खासकर स्वास्थ्य संबंधी खर्चे भी बढ़ते हैं। सही बात है। इसलिए 80 साल की उम्र पूरी होने पर एक पेंशन भोगी की मूल पेंशन में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। 20% की बढ़ोतरी, ये तो बहुत बड़ी मदद है। और ये यही नहीं रुकता। अच्छा? 85 साल की उम्र में ये बढ़ोतरी 30% हो जाती है, 90 पर 40%, 95 पर 50% और 100 पर? और जो पेंशन भोगी 100 साल की उम्र पार कर जाते हैं, उनकी मूल पेंशन 100% बढ़ जाती है, यानी 2 गुनी हो जाती है। वाह,
ये बढ़ती उम्र में सम्मान के साथ जीने में मदद करने का एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। वाकई 100 साल की उम्र में पेंशन का दोगुना हो जाना ये दिखाता है कि सिस्टम अपने सबसे वरिष्ठ लोगों को भूलता नहीं है। तो आज शर्मा जी के बहाने हमने इन पेंशन नियमों की पूरी यात्रा की। ये साफ है कि ये सिर्फ वित्तीय गणनाओं का दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये एक सामाजिक अनुबंध है। हाँ, अगर हम सब कुछ समेटें तो 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, 1 जनवरी 2004 एक लक्ष्मण रेखा है जो रेलवे में 2 अलग-अलग पीढ़ियों के भविष्य को तय करती है। दूसरी, आपकी पेंशन कोई बैंक डिपॉजिट नहीं है जिसे आप बस निकाल सकते हैं। ये एक जिम्मेदारी है जो अच्छे बर्ताव की शर्त पर मिलती है। और तीसरी, रिटायरमेंट का मतलब संस्था से पूरी तरह नाता तोड़ना नहीं है, खासकर अगर आप एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। आज की इस चर्चा से मेरे मन में एक आखिरी विचार आ रहा है। बताइए। हम अक्सर रिटायरमेंट को अंतिम पड़ाव, एक फुल स्टॉप की तरह देखते हैं, लेकिन ये नियम बताते हैं कि कम से कम रेलवे जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के एक कर्मचारी के लिए उसकी सेवा और उसकी जिम्मेदारियों की परछाई उसकी पूरी जिंदगी तक उसके साथ चलती है। बहुत गहरी बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य कभी सच में रिटायर होता है।